क्या हालचाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलो लास्ट क्लास में जैसे मैंने इस चैप्टर को छोड़ा था वहीं से आज मैं स्टार्ट करता हूँ इसको आगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक नंबर 6। 5 तक ऑलरेडी सबने पढ़ लिया होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था प्लीज 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 पढ़ के बैठना। और आज की क्लास में थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में भी जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो इंपॉर्टेंट। आज के दिन मतलब जो मेरा टारगेट है वो बस 3 टॉपिक को कवर करना टारगेट है। मतलब आज की क्लास में बस मैं 3 टॉपिक्स को ही कवर करूंगा ऑलरेडी अपने पार्ट पे। इधर देखो ध्यान से। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट जो मैं कवर करूंगा वो मैं करूंगा ऑडिट प्रोग्राम। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट प्लान। मैंने आपकी बुक में डाल दिया है नीचे, तो नीचे उसके बारे में आज ही हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड हेडिंग आज हम करने वाले हैं हेडिंग नंबर 7। वो बेसिकली हमें बोलती है, हेडिंग नंबर 7 बोलती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज। करेंगे डिस्कस के बारे में इन डेप्थ। आइडेंटिफाई करना कौन कौन से लॉज हमारी एंटिटी के ऊपर लग रहे हैं, वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद जो थर्ड और लास्ट हेडिंग जो आज के दिन हम करने वाले हैं, जो लास्ट हेडिंग हेडिंग नंबर 6, हेडिंग नंबर 7 एंड द लास्ट हेडिंग इज हेडिंग नंबर 8। सर हेडिंग नंबर 8 के अंदर क्या है, मेनली हेडिंग नंबर 8 के अंदर हम करेंगे क्रिएशन। ध्यान से सुनो वर्ड, क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट। सर अभी अब ना आप आज ही पढ़ोगे कि ऑडिट प्रोग्राम इज लाइक अ चेकलिस्ट। हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, कैसे करवाना है, वो एक डिटेल्ड रूप में डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में एक ऑडिट वर्किंग पेपर्स पे बनाया जाता है। अब उसी को हम बोलते हैं मेनली स्टैंडर्डाइज फॉर्म में अगर हम बना दें किसी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या क्या एप्लीकेबल होगा, कैसे कैसे, तो एक चेकलिस्ट टाइप की बन के रेडी हो जाती है। अब इस चेकलिस्ट के अंदर ना वेरियस पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे एंड हमारे आईसीएससी ने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 और 5 पार्ट में इस चेकलिस्ट को डिवाइड किया है। तो वन बाय वन हेडिंग को हम कवर करते हुए चलते हैं। चलो आओ इधर ध्यान दो। जो आज के दिन हम पहली हेडिंग को डील करने वाले हैं वो ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है सर ऑडिट प्रोग्राम, एक कहीं जगह आप एग्जाम में अगर ये वर्ड लिख दो, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग से। सर ऑडिट प्रोग्राम्स या ऑडिट प्रोग्राम्स, बताओ सर कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। सर हमने तो पढ़ा है जो आईटी में ना वो ऑडिट प्रोग्राम होता है, बट वैसे हमने कोई पढ़ा है क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम्स। सर फिर हम कौन सा लिखे एग्जाम में, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और कोई सर फिर बैठा होगा उसने पूरा कॉन्सेप्ट को काट दिया तो नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। आईसीएसई ने ही इसको बोला है आप वर्ड यूज करो ऑडिट प्रोग्राम्स या आप वर्ड यूज करो ऑडिट प्रोग्राम, तो कुछ भी लिख सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको ये वर्ड क्लियर हुआ। सर अब इसके बारे में ना कुछ बेसिक हमें बता दो, कुछ हिंदी में बता दो। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर पहले प्लीज है ना आप हिंदी में बता दो करो। यार मैं तो हमेशा हर टॉपिक को ही हिंदी में बताता हूँ, मैं तो डायरेक्टली इंग्लिश में कुछ भी पढ़ाना, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेमन तरीके से बात करते हैं हम तो बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ रियलिटी में अगर बात करें रूट लेवल पे। तो ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होगा सर, ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होगा, देखो बिल्कुल बेसिक से इसको मैंने समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एक शो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक स्मॉल प्राइवेट कंपनी, ठीक है, स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो क्या उसके लिए आप एक ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो। हमने सुना ना कि सोल ऑडिटर भी हो सकता है, जैसे आप अगर सीए इन प्रैक्टिस हो, इसी तरीके से सीए इन एम्प्लॉय, सीए इन जो प्रैक्टिस होते हैं जो किसी फर्म के अंदर एलएलपी वगैरह नहीं बनाई है, एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या हम एक इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर को एक ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। बट कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ रुकावटें आएंगी इंडिविजुअल के केस में, अगर वो बिजनेस हमारा बड़ा हुआ, अगर बिजनेस बड़ा हुआ। मैं मानता हूं सर बिजनेस स्मॉल है, बिजनेस बड़ा है लेकिन उसकी अभी तक ना एक्टिविटीज इतनी शुरू नहीं हुई, अभी पहला दूसरा साल ही है, अभी तक उसकी एक्टिविटीज थोड़ी सी लिमिटेड हैं, वो इतने बड़े जाइंट लेवल पे नहीं गई हैं, तो उन केसेस में हम इंडिविजुअल के थ्रू ऑडिट करवा सकते हैं। अदरवाइज हम बोल रहे हैं कि सर इंडिविजुअल के थ्रू ऑडिट करवाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों सर, ड्यू टू वर्क प्रेशर। हम बोलते हैं सर इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर मुझे ऑडिट करवा के कंप्लीट करके दे दो, तो टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होगा। अच्छा सर क्वालिटी कंस्ट्रेंट भी होगा, अमाउंट ऑफ वर्क, सर इतना ज्यादा वर्क होगा वो भी अपना में कंस्ट्रेंट है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो हमें फोर्स करते हैं, जो रुकावट करते हैं एक इंडिविजुअल के ऑडिट में, और जो हमें फोर्स करते हैं, पुश करते हैं, प्रेस करते हैं एक टीम स्ट्रक्चर के ऑडिट में, कि सर आप एक बड़ी टीम के साथ, आप एक स्किल्ड लेबर के साथ डिफरेंट सेगमेंट में एक ऑडिट के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंशियल ऑडिट, नॉन फाइनेंशियल ऑडिट, प्लीज उनको कवर सबको लेके ही आगे बढ़ो। सेक्रेटरी ऑडिट जैसे फॉर एग्जांपल, कोई जरूरी नहीं एक सीएस ही उसको कंप्लीट कर पाए, उसके लिए उसको वेरियस एक्सपर्ट्स की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है, तो टीम ऑफ एक्सपर्ट ही जनरली प्रेफरेबल होगा ऑडिट करने के लिए।
अब समस्या क्या आ रही है आपके सामने, सर तो क्या हो गया, बड़ी बात है, तो इसमें प्रोग्राम का रोल कहां से आया? एक प्रोग्राम जो होगा ना, अब क्या होगा सर, एक टीम वर्क आ गया आपका। अब है ना, कुछ मान के चलो, नहीं तो भी 20% जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं ऑडिट के अंदर। अच्छा सर, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ऑडिट एग्जीक्यूटिव होंगे, जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड होंगे ऑडिट के अंदर। अच्छा कुछ लोग हैं ना, आप ट्रेनीज वगैरह भी होंगे, कुछ लोग और अदर एसोसिएट भी होंगे जो एक्सपर्ट है लेकिन ऑडिटर नहीं है, तो उन लोगों का क्या रोल होगा? देखो ध्यान से सुनना भी प्लीज, ध्यान से। अब है ना, उन सारे लोगों के काम को असाइन करना, कोऑर्डिनेट करके चलना बहुत जरूरी है। तो क्या उसके लिए एक पेपर व्यू होना चाहिए, एक आउटलाइन होनी चाहिए, किसको क्या काम करना है, किसको क्या नहीं करना है, और कब करना है, कितने दिन में करना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी किसकी है, सेकेंडरी किसकी है। तो एक वो ओवरव्यू, क्या करना है, कैसे प्रचलन पे हमें चलना है, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस, a list of procedures, a list of programs, procedures, क्या करना है, कैसे करना है, उन सारे, अब बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ, स्टेप बाय स्टेप बोल सकते हैं, या फिर अगर हम एक वर्ड और कर रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं। देखो 3-4 वर्ड को ध्यान रखना, ऑल्दो आ जाएगा, हाईलाइट कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स, और बेसिकली मैंने बोला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इसी तरीके से बोला गया, और वेल इन एडवांस। हो सकता है सर हम ऑडिट प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं, किसको क्या करना है, हाउ टू परफॉर्म, व्हेन टू परफॉर्म, और हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट आर द केस में भी किस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर्स को करना है, क्या प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा। तो क्या सर ये ऑडिट प्रोग्राम एंटिटी टू एंटिटी वाइज भी डिपेंड करता है, किस एंटिटी के लिए बड़ा बनाना पड़ेगा, किसके लिए छोटा बनाना पड़ेगा, नेचर वाइज भी, टाइप वाइज भी, साइज वाइज भी, लोकेशन वाइज भी, कई सारी चीजों के ऊपर हमारा ऑडिट प्रोग्राम बेस होता है। कुछ समझ में आया? कुछ आया कि सर रिटर्न रूप में होगा, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म पे होगा, वर्किंग पेपर्स पे होगा, पूरे ऑडिट का फ्रॉम द डेट ऑफ प्लानिंग टिल द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, जो भी एग्जीक्यूशन आएगा, प्लानिंग आएगा, वट एवर द केस में भी जो भी एक्टिविटीज होंगी, सब कुछ ऑलरेडी हम पहले लिख के चलेंगे, सर इसको ऐसे करना है, इसके थ्रू करना, और कोऑर्डिनेट कैसे किया जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट द ऑडिट प्रोग्राम। सर अब दिक्कत क्या आ रही है, इतने सारे लोग होंगे जो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है एक काम जो करना था किसी एक को, लेकिन उसको कर रहे हैं सारे मिलके। एक काम को जो एक स्टेप था ऑडिट का वो करना था, और उसको 4 लोग मिलके कर रहे हैं, 4 बार हो रहा है। और हो सकता है कुछ ऐसा भी लेफ्ट आउट रह जाए, छूट जाए, जिसको करना था लेकिन कोई चारों में से कोई भी नहीं देख रहा है, सर वो देख लेगा, वो देख लेगा, वो देख लेगा, और लास्ट में रह ही जाए। तो ऐसी चीजों को सिंक्रनाइज करके चलना, कोऑर्डिनेट करके चलना, क्या मैं बोल सकता हूं उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन और सबको सबके वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बारे में बताना जरूरी है? बिल्कुल सर जरूरी है। तो वही होता है हमारा ऑडिट। अब सुनो ध्यान से, ऑडिट प्रोग्राम के लिए ना 2-3 चीजें इसमें अच्छी चीज बोली गई हैं, और वो क्या बोला गया, ऑडिट प्रोग्राम इज लाइक अगर हम ऑडिट की, ध्यान से सुनो, ऑडिट प्रोग्राम क्या हेल्प करता है, ऑडिट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एक ऑडिट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम, जो हमने बोला था ना, बहुत सारा काम होगा, कुछ छूट भी सकता है, तो टू एंश्योर द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट, ऑडिट प्रोग्राम और प्रोग्राम्स आर, ऑडिट प्रोग्राम अपने नाम में क्या होगा, इन शॉर्ट आर कंटेन द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो एक ऑडिटर को फॉलो करनी है, ऑडिट टीम को फॉलो करनी है। दैट इज सिंपली ए लिस्ट, मैंने ये बात बोली आपको, लिस्ट ऑफ ऑडिट। सर याद करने के लिए बच्चों प्लीज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस नोट कर लो, और इसको रिटेन करने के लिए इस साइड लिख लो, और ऑडिट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ ऑडिट समझ में आया, ऑडिट इतना आ रहा है समझ में? अच्छा सर इतना तो समझ में आया, अब और क्या हो सकता है? देखो मैंने आपको ना ऑल्दो सारा बता दिया। अच्छा ऑडिट प्रोग्राम कहां से शुरू होता है, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो और इसमें क्या यूज है, ये इसलिए ऑडिट प्रोग्राम को यूज किया जाता है सो दैट हर एक एवरी मटेरियल एरिया जो भी जरूरी है, सिग्निफिकेंट है, जो ज्यादा नाजुक है, जो ज्यादा मैं बोल सकता हूं सॉफ्ट है, जिसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है, ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा है, स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट जुड़ा है, उस एरियाज को हम अप्रोप्रिएटली, मतलब उसको इफेक्टिवली, एफिशिएंटली ऑडिट कर पाए, प्लस जो भी हमारे ऑडिट एविडेंस हैं वो हम प्रॉपरली गैदर कर पाए, हर उस एरिया का हम कलेक्ट कर पाए जो इंपॉर्टेंट है। तो कहना चाह रहे हैं सर एक अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट एरियाज का, मटेरियल एरियाज का ऑडिट हो पाए, और ऑडिट एविडेंस भी हम इकट्ठे कर पाए उसके ओपिनियन बनाने के।
तो इसलिए बोल रहे हैं कि सर ऑडिट जरूरी है। ऑल्दो देखो ये वाली लाइन क्या बोलती है, ऑल्दो ऑडिट प्रोग्राम जो है वो सबके बारे में एक एजेंडा बताता है, एक इंस्ट्रक्शंस बताता है, डिटेल्स बताता है, डायरेक्शंस देता है सबको एवरी मेंबर ऑफ द टीम। बट जो मेन बताता है, जो मेन यूजर्स हैं वो इसके कौन है, ऑडिट एग्जीक्यूटिव्स। तो जिनको एक्चुअली में ऑडिट परफॉर्म करना है ये उनके लिए एज अ डायरेक्शन का यूज करता है, डायरेक्शंस फॉर विच एज अ डायरेक्शंस टू द फॉलोड, की जिसको करनी पड़ेगी। सबको समझ में आए? एक तरह से तो इसका मीनिंग है, ये क्यों बोला जाता है, प्रॉपरली उस वर्क को असाइन किया जाए, वो चीज आपने देख ली थी। इसका पर्पस क्या था मेनली, एक तरह से इंश्योर करना, और कुछ एरिया ऐसा जो रह ना जाए, और कुछ एरिया ऐसा जो डबलिंग एक से ज्यादा लोग ना कर पाए, उसको ना कर दें। और क्या बोला गया, बहुत बार देखा गया कि टीम की जगह एक इंडिविजुअल भी काम कर सकता है, बट अगर वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बड़ी जरूर है लेकिन कुछ ज्यादा काम अभी तक परफॉर्म नहीं किया गया है, उस केस में इंडिविजुअल भी कर सकता है। बट यूजुअली देखा गया है कि अमाउंट ऑफ वर्क इतना ज्यादा होता है, टाइम कंस्ट्रेंट्स इतना ज्यादा होता है, और अदर फैक्टर्स भी जो डिमांड करते हैं ऑडिट को, कौन करेगा, टीम, मोर देन वन पर्सन, ए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, तो टीम ऑफ ऑडिटर्स। तो वही चीज बोली जा रही है जो अब तक मैंने आपको बोला है। फिर एक क्वेश्चन जो एक अच्छा क्वेश्चन है, सामने आ सकता है एग्जाम में, आपको देखने को मिल सकता है, ऑडिट प्रोग्राम स्टार्ट कहां से होता है, क्या आफ्टर ऑडिट प्लान होगा या ऑडिट प्रोग्राम सबसे स्टार्टिंग में होगा। देखो कहने को मैंने आपको समझाने को समझा दिया, सब कुछ कवर होगा, बट वर्किंग पेपर्स के ऊपर हर चीज लिखी जाती है। ध्यान से सुनो सर, वर्किंग पेपर्स नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी, हेडिंग नंबर 9, मतलब आज के लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में वर्किंग पेपर्स। सर इसका मतलब है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बट ऑडिट प्रोग्राम जो बनता है, जो स्टार्ट होता है, वो होता है आफ्टर ऑडिट प्लान। सर ऑडिट प्लान के अंदर क्या होता है, ऑडिट प्लान के अंदर स्ट्रेटेजीज, एक ऑडिटर को ऑडिट के टाइम पे क्या क्या स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है एट द टाइम ऑफ ऑडिट, तो उन सारी स्ट्रेटेजीज को लिखा जाता है कहां, ऑडिट प्लान के अंदर। कहां लिखा जाता है, ऑडिट प्लान के अंदर। लाइक आइडेंटिफाई करना उन एरियाज में जिन पे हमें स्पेशल ऑडिट करना और स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसे एरिया को पता लगाना ऑडिट प्लान का पार्ट है। देन उसके बाद अगर हम बोले किसी भी स्पेशल नॉलेज लेना, बिजनेस के बारे में नॉलेज लेना, इस डिटेल में जाके किसी लॉ की नॉलेज लेना जो उसके एप्लीकेबल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है सर, एक तरह से आउटलाइन करता है, ऑडिट प्रोग्राम आउटलाइन करता है किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है और कैसे जोड़ना है। तो ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान को मतलब स्ट्रेटेजीज, प्रोग्राम का मतलब आउटलाइन द एक्टिविटीज, किसको क्या करना, प्रोसीजर्स। समझ में आ रहा है सबको बच्चों को? अब सर आप बार बार बोल रहे हो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, वही तो आ रहा है, ऑडिट प्रोग्राम स्टार्ट कहां से होगा और कौन इसको बनाता है ऑडिट प्रोग्राम को, ये क्वेश्चन मुझे लगता है पर्सनली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सर ऑडिट प्रोग्राम स्टार्ट होगा इमीडिएट आफ्टर ऑडिट प्लान, बट इसको बनाता कौन है, जनरली वो पर्सन, वो ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करता है। सबको पता है कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिट रिपोर्ट को साइन कंपनी का ऑडिटर करेगा, जिसको अपॉइंट किया गया था सेक्शन 139 के अंदर। बेसिकली सब बच्चों को समझ में आ रहा है? अब सर क्वेश्चन सवाल ये मेरे सामने पैदा होता है, ऑडिट प्लान के बाद हमारा आंसर हमें मिल गया, ऑडिट प्रोग्राम स्टार्ट होता है और इसको साइन यानी इसको बनाता कौन है, जो पर्सन ऑडिट रिपोर्ट को साइन। ऑडिट प्रोग्राम आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट प्लान, उसके बेस पे यूजुअली बाय द, कौन बनाता है, बाय द ऑडिटर हु इज साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। तो ये मुझे अच्छा लगता है। मतलब एक चीज और यहां से निकल के आ रही है इस वाले पैराग्राफ से, देखो ध्यान से, लेकिन जनरली देखा गया है, समटाइम्स ऐसा देखा गया है, ऑडिटर ना हर केस में, जैसे मान लो मैं ऑडिटर हूं, मैं 10-15 कंपनीज का ऑडिट कर रहा हूं, 20 का ऑडिट कर रहा हूं, अब हर एक के लिए मैं क्या ऑडिट सेपरेट प्रोग्राम बना के चलूंगा, नहीं। देखो मैं क्या करूंगा, एक स्टैंडर्ड अपना बना के छोड़ दूंगा, उसी के अंदर थोड़ी बहुत ही ना मॉडिफिकेशन करके तो उसको मैं यूज करता रहूंगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बेसिक ऑडिट प्रोग्राम होना जरूरी है, अब उसी के अंदर सम मॉडिफिकेशन करके मैं यूज कर लूंगा। बट ये चीज ना हर जगह फॉर एप्लीकेबल नहीं है। एक चीज ना ड्राफ्टिंग में मैंने आपको एक लाइन लिखी थी, आई गेस एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है, कि डू नॉट पेंट ऑल द पेंटिंग्स बाय वन ब्रश, मतलब एक ब्रश से हम एक से ज्यादा कलर की एक पेंटिंग के अंदर एक से ज्यादा कलर नहीं कर सकते, तो उसी तरीके से ब्रश चेंज करनी पड़ती है। तो हो सकता है कुछ जगह आके हमें ये एक बेसिक एग्रीमेंट है जो हमारा प्रोग्राम है, जो फॉर्मेट है, हम उसको यूज ना कर पाए, हमें अलग करना होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं आपको एंगेजमेंट इन हैंड, मोस्टली द जो हमने बोला गया कि एक बेसिक फॉर्मेट होगा, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होगा, वो किस फॉर्म में होता है, चेकलिस्ट की फॉर्म में होगा। Sometimes auditors have a basic audit program and the same is used by the auditor after making some modification to it to make it according the audit engagement in hand. Mostly it is in the form of audit checklist, which can be used by the audit executives to make sure every required procedure
हैज बीन इंप्लीमेंटेड। तो चेकलिस्ट बना लो जो हेल्प करेगी कि सर जो भी जरूरी था वो सारा का सारा ऑडिटर ने फॉलो कर लिया है। अब देखो, दिस कैन ऑल्सो हेल्प इन मॉनिटरिंग, हेल्प करता है मॉनिटरिंग में भी कि जो भी ऑडिटर ने काम किया उसके एग्जीक्यूटिव ने सही किया है, स्पेसिफिक भी, और हेल्प भी करेगा इन जनरल। भाई मॉनिटर करने में भी हेल्प करेगा और वैसे इन जनरल हेल्प भी। सर ये वाला ना मुझे अच्छा लगता है, वैसे मैंने आपको बता दिया था, सुनो ध्यान से। ऑडिट प्रोग्राम को ना जनरली वेल इन एडवांस, मतलब जनरली एनुअली उसको एडवांस में ही बना के ऑडिटर को दे दिया जाएगा, ऑडिट टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा मैनुअल्स कि सर आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है। तो वेल इन एडवांस ईयरली बेसिस पे, और जनरली उन एरियाज में जहां उन बेसिकली उन पॉइंट्स के ऊपर जिन पे ऑडिट रेगुलर बेसिस पे या एक फिक्स्ड इंटरवल में होना ही होना है, या फिर जब जरूरत पड़ेगी जब आप करो, तो जनरली उन केसेस में हम एडवांस में ही ऑडिट डिपार्टमेंट्स को सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि आपको कैसे करना है। देखो सुनो ध्यान से, लिख लो, लेट डाउन इन एडवांस फॉर होल ईयर। जनरली लेट डाउन इन एडवांस फॉर होल ईयर हम बना के इसको चलते हैं। ऑडिट प्रोग्राम में भी लेट डाउन चाहो तो कर सकते हो इन एडवांस फॉर द होल ईयर फॉर सम एस्पेक्ट, जनरली उन एरियाज के लिए ऑफ द ऑडिट विच द ऑडिटर एक्सपेक्ट, जो ऑडिटर को लगता है टू बी ऑडिटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। सर कुछ फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे होना ही होना है, या फिर जब जरूरत पड़ेगी। और क्यों सर हम ऐसा क्यों करते हैं? फॉर अंडरस्टैंडेबिलिटी, सर समझदारी अच्छी बनी रहे, समझ अच्छी बने, और कन्वीनियंस, भाई सबके लिए कन्वीनियंस भी हो क्या। फॉर ऑडिट प्रोग्राम आर रिटर्न, तो सबके समझ के लिए और कन्वीनियंस के लिए, ध्यान से। तो यहीं से एक चीज और निकल के आई, वेल इन एडवांस। तो इसका मतलब सर वेल इन एडवांस कैसे बनाएंगे? रिटर्न फॉर्म में। किस पे बनाएंगे? ऑडिट किस पे वेल इन एडवांस में, रिटर्न में, सॉरी हमने बोल दिया एडवांस पे बनाएंगे सम एस्पेक्ट्स पे, लेकिन कैसे? सेपरेटली लिखेंगे सर, फॉर ईच ऑडिट एरियाज, हर एक का सेपरेटली लिखेंगे, एंड देन असाइन करेंगे सेपरेट टीम मेंबर्स को। इस आपका ये काम है, आपका ये काम है, और जनरली इसको समझने के लिए भी इजी होगा और लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे किसका क्या काम था। तो इसका अच्छा चीज ये रहेगी, कैसे होगा? रिटर्न में होगा। क्वेश्चन क्या पता एग्जाम में आ जाए, क्या ऑडिट प्रोग्राम ऑलवेज इन रिटर्न? भाई ऑल्दो रिटर्न इज नॉट अ मैंडेटरी, बट इजीली अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए और कन्वीनियंस के लिए इसको ऑडिट पे, इसको रिटर्न डाउन में कर दो। कहां करेंगे अब सर? एक चीज और सुन लो, मैंने आपको बोला था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। किस चीज का? विच आर टू बी फॉलोड, जो हमें फॉलो करने हैं, और प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट। सही बात। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, वही चीज बोल दी सर जो मैंने ऊपर पढ़ाई थी आपको। ऑडिट प्लान बनाने के बाद ए डिटेल रिटर्न, सर ये वर्ड पकड़ लो, एक डिटेल रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम कंटेनिंग द वेरियस स्टेप्स एंड प्रोसीजर शैल बी रिक्वायर्ड। होप सो सबको समझ में आ चुका है। ये वाला अच्छी बात है। ये क्या जरूरी है जो हमने एक बार ऑडिट प्रोग्राम बना दिया, हमने वही रिजिड हो गया, अब हमें वो हमेशा फॉलो करना ही करना है? भले ही ऑडिट हम करते टाइम पे हमें पता लग रहा है कि सर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, कर सकते हैं बिल्कुल। तो एक बार बना दिया ऑडिट प्रोग्राम, तो उसके बाद हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। प्रिपेयर्ड मतलब ऑडिट प्रोग्राम बना चुके हैं, मे बी रिवाइज चाहो इफ नीडेड, जरूरत है तो, इन अकॉर्डेंस विद द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, जो सर्कमस्टांसेस हैं उस टाइम। An audit program largely depend on the size of the organization and other relevant minimum essential, देखो वही चीज बोली गई, स्टैंडर्डाइज बना के छोड़ दो। मिनिमम एसेंशियल वर्क टू बी डन इज स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम। तो मिनिमम जो काम करना है वो क्या है? एक स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम बनाओ, इसको ये करना है, इसको करना है, जिसके बाद थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रेस्ट इज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। एक तो बना के छोड़ो कुछ तो। अब जनरली क्या देखा गया? देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल फॉर ऑल सिचुएशन। वो मैंने आपको पेंटिंग वाला एग्जांपल दिया। ऑडिट प्रोग्राम इज डॉक्यूमेंटेड, सही बात है, रिटर्न फॉर्म में होगा, इन द ऑडिट वर्किंग पेपर्स। वही तो चीज आ रही है, कहां डॉक्यूमेंटेड होगा? वर्किंग पेपर्स पे, विच आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड। वो अपने आप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है किस चीज का? जो बताता है कि सर प्लानिंग ऐसे की है, एग्जीक्यूशन ऐसे की है ऑडिट एग्रीमेंट का। हमने ऑडिट एग्रीमेंट को इस तरीके से प्लान किया, इस तरीके से एग्जीक्यूट किया। उम्मीद है सबको एंजॉय किया होगा, सबने ऑडिट प्रोग्राम के बारे में डेप्थ पढ़ा दिया, समझा दिया, उसके बाद हमने इसको रीड भी कर लिया है। तो उम्मीद है सबने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। अब सर जो मैंने आपको ना अभी इतनी देर से मैं बता रहा था, ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट प्लान के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है? देखो मैंने बताया था ना, ऑडिट प्लान इज ऑडिट स्ट्रेटजीज जो भी हमें फॉलो करनी है ऑडिट करते टाइम पे, एंड सच एज, मतलब एग्जांपल, आइडेंटिफाई करना उन एरियाज को जहां स्पेशल ऑडिट की, स्पेशल ऑडिटर को कंसीडरेशन करने की रिक्वायरमेंट है, या स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, या फिर ऑब्टेन करो नॉलेज
बिजनेस के बारे में, तो वो सब कुछ कहां बताते हैं, ऑडिट प्लान के अंदर। तो स्ट्रेटेजीज को बताना इट इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्लान। मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है पर्सनली, दोनों एग्जाम में 5 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। प्रोग्राम में क्या है, आउटलाइन करता है उन एरियाज को जब कैसे करना ऑडिट को, हु इज टू डू, कौन करेगा, व्हाट वर्क क्या करेगा और कितने टाइम में करेगा, तो उन सारी चीजों को बताना क्या ऑडिट प्रोग्राम। तो कोई से नेक्स्ट वाला मैं चाह नहीं रहा पढ़ाना, बट ठीक है हाईलाइट कर लो कुछ चीजों को। ऑडिट प्लान के अंदर जनरली आप किन किन चीजों को इन्वॉल्व करोगे, अमंग अदर थिंग्स, और चीज तो है ही है, एक्वायर करेंगे नॉलेज। कैसी नॉलेज सर, अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, पॉलिसीज क्या है, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या है, तो एक्वायर करेंगे नॉलेज इन चीजों की। फिर एस्टेब्लिश करेंगे किस लेवल तक हम रिलायंस कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल्स पे, तो एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस, एक्वायर, इसको रिटेन करते चलना, एक्वायर रिलायंस। थर्ड वन इज डिटरमाइनिंग द नेचर, ध्यान से नेचर पता लगाएंगे, टाइम और किस लेवल तक हम ऑडिट के प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, तो रिटेन करना है। कोऑर्डिनेट करना, कैसे हम काम को कोऑर्डिनेट करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लान। ध्यान से सुन लो, एक्वायर करेंगे नॉलेज, किस लेवल तक, डिग्री ऑफ रिलायंस किस लेवल तक हम इंटरनल कंट्रोल्स पे रखेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे सबके काम को, एंड देन द डिटरमाइन करेंगे नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, किस लेवल तक हम प्रोसीजर्स को फॉलो करें। अब क्या क्या चीज हमें ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ले डाउन करनी है, क्या क्या प्रोसीजर्स को ले डाउन करना है, इवैल्यूएशन किस तरीके से करना है, किस तरीके से एक्यूरेसी लेवल चेक करना है, वेरीफाई कैसे करना है डॉक्यूमेंट्स को, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को कैसे स्क्रूटनी करना है, चेक करेंगे ओवरऑल डिस्क्लोजर जो जो दिए हैं, प्रेजेंटेशंस क्या क्या दी हैं, प्रिपेयर करेंगे और सबमिट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट। दैट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ ऑडिट। थोड़ा सा रिटेन करना पड़ेगा ये वाला स्टेप आपको, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ता हूं मैं। बड़ा लड्डू सा है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वाला मुझे हमेशा से ऑल टाइम इजी लगता है। देखो हेडिंग से आपको पता लगेगा। प्लीज 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 बच्चे लोग मुझे गैस वर्क करो इस वाले पॉइंट में, मुझे बताओ कि ये वाले पॉइंट के अंदर बिना पढ़े क्या हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज, कम ऑन सर, पता लगाना उन लॉज के बारे में, इन लॉज नहीं, उन लॉज, मतलब मेरे को भी ना हमेशा जब फैकल्टी सामने बोलती थी उन लॉज, मतलब मेरे को ना माइंड में इन लॉज होता था, तो मतलब प्लीज इधर ध्यान दो, मैं अपने वाला एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो उन लॉज के बारे में पता लगाना, जिस कंपनी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम ऑडिट कर रहे हैं, सर आपके ऊपर कौन कौन से रेगुलेटरीज, कौन कौन से लीगल, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल, कौन कौन से लोकल, कौन कौन से सेंट्रल, कौन कौन से स्टेट लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं। इन शॉर्ट जो लॉ एप्लीकेबल हो गए उनका कंप्लायंसेस। तो पहले कंप्लायंसेस को चेक करना है, तो उससे पहले तो लॉ का पता होना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं सर आपको कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के अंदर एंटर करना है, पहले आपको सब्जेक्ट्स का तो पता होना चाहिए ना। मैं सीएस बन जाऊंगा, बट पहले मुझे सब्जेक्ट तो पता हो, पढ़ना क्या भाई, ठीक है। तो उसी तरीके से कंप्लायंसेस कर लेंगे, कंप्लायंसेस पूरे किए हैं, सेक्रेटरी ऑडिटर बोल रहा है यस सेक्रेटरी ऑडिट हो गया है, भाई पहले ये तो देख लो क्या क्या कंप्लायंसेस करने थे, उस ऑर्गेनाइजेशन पे लगता भी है कि नहीं है। प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी का जिसकी टर्नओवर हाई, बिग पब्लिक कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी का कंप्लायंसेस फॉलो करवा रहे हो, नालायक पहले देख तो रहे कि उसके ऊपर एलिजिबिलिटी, उसका क्राइटेरिया वो उसके अंदर एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यही चीज देखी गई है इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें, जनरली भारत के अंदर हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, वेदर वो बिग है, वेदर वो लार्ज है, किसी भी नेचर की है, किसी भी एरिया में है, कहीं पे भी है, उसके ऊपर लॉज लगते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन का जनरली डिफरेंट लॉज इंडिया में एप्लीकेबल हैं। अब ऑडिटर के सामने वेरियस रूल्स लगते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, और उसको फॉलो करना पड़ता है। अब डिपेंड करता है वो सारी चीज नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन, क्या एक्टिविटीज यूज कर रहे हो, और समटाइम्स देखा गया है कि सेंट्रल लॉज अलग होते हैं, स्टेट लॉज अलग होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी लॉज, हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी फॉरेन लॉज लगेंगे, इंडियन लगेंगे, कि स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। तो मल्टीपल कंट्रीज के लॉ भी समटाइम्स देखा गया है लगते हैं, और वही एक कारण है कॉन्ट्रडिक्शन का। उस कॉन्ट्रडिक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ध्यान से सुन लो, हम रीड नहीं करवाऊंगा, सब कुछ है इसके अंदर। कोशिश करेंगे हम लीगल टीम, ऑडिटर मतलब हम का मतलब ऑडिटर ऑडिट करते टाइम पे कोशिश करेगा एक लीगल टीम या एक्सपर्ट का बैकअप बना के अपने साथ चले, उनको साथ लेके चले, कि कहीं जिस चीज में मैं, जिस फील्ड में मैं ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं हूं, मान लो मैं आईपीआर में एक्सपर्ट नहीं हूं, तो आईपीआर की टीम को मैं ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट करते टाइम पे अपने साथ लेके चलूंगा कि कहीं कुछ गलती ना रह जाए, ठीक है ना। तो उन सबको अपने साथ लेके चलेंगे, सो दैट जितने भी लॉज, रेगुलेशंस, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस अराइज होंगे, उन सबको आउटलाइन करना भी तो पड़ा था, उन सबको पहले से ही ब्रीफिंग कर देना, सर इन चीजों के तरीके आपको आगे बढ़ना होगा। तो जो भी आइडेंटिफाई करना, उन रिक्वायरमेंट्स को जो इंपैक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन पे, उनको डिस्कस करना मैनेजमेंट के साथ, और डिटरमाइन करना, डेवलप करना वो सुटेबल मेजर्स जो जरूरी हैं कंप्लायंसेस को करवाने, तो उनके साथ डिस्कस करना।
फॉर फर्दर आइडेंटिफिकेशन, और पहचानने के लिए कि कौन कौन से कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है अंडर एप्लीकेबल लॉज, इट इज जस्ट वन पार्ट। बोल सकते हैं कि ऑडिटर की तो ड्यूटी बनती है कि पता लगाना कि कौन कौन से एप्लीकेबल हो रहे हैं, वन पार्ट तो ऑडिटर की ड्यूटी है, बट सिर्फ उसका पार्ट नहीं है। अदर कॉइन, सेकंड कॉइन या सेकंड पार्ट किसका होगा, सेकंड साइड ऑफ द कॉइन, मतलब मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, उसको भी बहुत जरूरी है ये सांत्वना, ये एश्योरेंस देना टू मेक श्योर दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस। सर हमारे पास भरपूर मात्रा में गवाह है, सबूत हैं, ये बात दर्शाने के लिए कि हमने अपना पार्ट जो कंप्लायंसेस का है वो ईच एंड एवरी लॉ को वन बाय वन हमने फॉलो किया है। तो दोनों की ऑब्लिगेशन बनती है, ऑडिटर की भी ऑब्लिगेशन बनती है प्लस मैनेजमेंट की भी ऑब्लिगेशन। समझ में आया सबको? सर अब एक इफेक्टिव कंप्लायंसेस करने के लिए कि हमने कर लिए हैं, कंपनियों क्या करना चाहिए, द कंपनी शुड, अब देखो कंपनियों क्या करना चाहिए, फॉर इंश्योरिंग द कंप्लायंस ऑफ द एप्लीकेबल लॉज द कंपनी शुड, क्या करना चाहिए कंपनी को। सर इसको रिटेन करने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट हैं, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट आपकी बुक में इंटेंशनली नहीं किया है, मैं आपको क्लास में ही हाईलाइट करवाऊंगा, वरना बच्चा सोचता है कि सर बुक लेने से काम चल जाएगा, कुछ मुझे भी चाहिए, देखो अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए कुछ मुझे भी चाहिए, तो सिर्फ बुक्स के बेस पे नहीं, तो अब से मतलब मैं कुछ कोशिश करूंगा कि कुछ चीजों को ना क्लास में ही हाईलाइट करूं, उसको सब चीजें बुक्स में ना डालूं। देखो द कंपनी शुड, कंपनी को करना चाहिए हैव अ डॉक्यूमेंट्री इन्वेंट्री, सर रिपोजिटरी बोल सकता हूं जहां सारे डॉक्यूमेंट्स आके रखे जाते, इसी तरीके से एक इन्वेंट्री बनाना होगा डॉक्यूमेंट्स का। सर कौन से डॉक्यूमेंट्स का, वो डॉक्यूमेंट जो बताते हैं कि कौन कौन से लॉज लग रहे हैं, कौन कौन सी रेगुलेशंस, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस कौन सी लग रही हैं, या एनी अदर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो भी कंपनी को कंप्लाई करनी है। तो सर इन शॉर्ट यहां लिख लो, इसको हाईलाइट भी कर लो, यहां लिख भी लो नोट्स बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कंपनी का करना चाहिए अपना डॉक्यूमेंट्री इन्वेंट्री बना के चलना चाहिए। सर एक चीज याद हुआ, डॉक्यूमेंट्री इन्वेंट्री बनाना है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सर कंप्लायंस पॉलिसी को अपना पब्लिश करेगी कंपनी। सर कंपनी अपनी, हमने पढ़ा था इसी में कंप्लायंस मैनेजमेंट में कि सर हम कंप्लायंस सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्लायंस डैशबोर्ड होगा, तो उस पॉलिसी को, कंप्लायंस पॉलिसी को कंपनी अपनी पब्लिश करके चले, शुड पब्लिश करनी चाहिए कंप्लायंस पॉलिसी, जो हेल्प करते हैं कि क्या क्या, और कंप्लायंस पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए कि हमने किस बेस पे बनाए, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, गाइडलाइंस, वो भी उसके साथ बताने चाहिए। तो सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट डॉक्यूमेंटेड इन्वेंट्री, सेकंड पॉइंट पब्लिश कंप्लायंस पॉलिसी, थर्ड पॉइंट हमें ना एक्सचेंज ऑफ ईमेल करना चाहिए कंपनी को। किसके साथ एक्सचेंज ऑफ ईमेल, कंप्लायंस डिपार्टमेंट को, लीगल टीम को, फंक्शनल हेड्स को, सबको पहले एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, कंप्लायंस ऑफिसर्स को पता होना चाहिए, और अदर इंफॉर्मेशन जो भी जरूरी है और जो भी ऑब्लिगेशन स्किल्स होंगी उन सबको एक्सचेंज कर लो। तो यहां लिख लो एक्सचेंज ऑफ ईमेल की हैबिट डाल लो बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, एक्सचेंज ऑफ ईमेल। सर पहले वाला डॉक्यूमेंटेड इन्वेंट्री, सर दूसरे वाला पब्लिश कंप्लायंस पॉलिसी, थर्ड वाला एक्सचेंज शुड मेंटेन द हैबिट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। सर और रिटेन करवा दो प्लीज, सब रिटेन हो रहा है हमें इसका, और इतना इजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, सर लेट जरूर हो रहा है बट रिटेन हमें सब कुछ हो रहा है, मतलब ये मुझे बच्चों के कमेंट आते हैं। प्लीज मुझे और इसके अंदर रिटेन करवाने के लिए, मतलब मुझे और कुछ आप अपना वे बताओ सर, इन पेपर्स को किस तरीके से आप गवर्नेंस और डीडी को किस तरीके से और अच्छा इसको और ल्यूसिड बनाया जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, कंपनी को करना चाहिए शेयर रिलेटेड एजेंडाज मिनट्स, तो शुड शेयर, कंपनी को शेयर करना चाहिए वो सारे रिलेटेड एजेंडाज मिनट्स नोट्स मीटिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह रिलेटेड मैटर्स का करना चाहिए। और कंपनी को शुड प्लेस इंटरनल रिपोर्ट, कहां प्लेस करनी चाहिए, कंपनी शुड प्लेस इंटरनल रिपोर्ट, सर कहां प्लेस करनी चाहिए, कंसर्निंग वो जो बताए कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशन है, और आइडली जो वो रिपोर्ट के अंदर बताया कि मैनेजमेंट एक्टिवली पार्ट कर रही है अपने कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए, और जो जो अवेयरनेस, जो जो क्या क्या कंपनी को करना चाहिए, कंपनी सारे वो स्टेप ले रही है कि कंपनी को क्या क्या लॉ कंप्लाई करने चाहिए, कंप्लायंसेस करना चाहिए, उन सबको एसेस करने के लिए, पता लगाने के लिए कंपनी ने क्या क्या इनिशिएट लिए हैं, और कंपनी अवेयर है अगर हमने कंप्लायंसेस नहीं किए तो उसका रिस्क क्या होगा, तो वो सारी चीज कंपनी प्लेस करेगी इंटरनल रिपोर्ट, कहां, पब्लिकली बताएगी सर हमें पता है हमने ऐसा किया तो इसका क्या परिणाम होगा। थर्ड वन इज कंडक्ट, कंपनी शुड कंडक्ट कंप्लायंस असेसमेंट रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी को अपना खुद का कंप्लायंस असेसमेंट करना चाहिए, हमने सर खुद का किया है, रिव्यू करना चाहिए अपनी कंप्लायंसेस पे, ऑडिट रिपोर्ट देखनी चाहिए, एंड देन उस सारे कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। सर ये थे 3-4 पॉइंट इसके। अब मैंने एक चीज और इसमें देखने को मिलेगी आपको, सर थोड़ा सा और इसके अंदर आप देख लो कि ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखो फॉर एन ऑडिटर
एंड द कंपनी इट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई, दोनों के लिए जरूरी है कौन कौन से लो लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो रही है किसी एक्ट के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर, ना कि सिर्फ एक्ट और रेगुलेशन, इस पॉइंट को हाईलाइट द वर्ड सेक्शंस, और उन रेगुलेशन और एक्ट के अंदर एप्लीकेबल सेक्शंस कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं वो भी आपको पता लगाने जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट है वाला वर्ड, ना कि लॉ, रेगुलेशंस, रूल्स, बल्कि सेक्शंस भी। अब एक बात ध्यान से, ना कि सिर्फ हमारे ऊपर जो से लॉ लग रहे हैं वो पता लगाने हैं, बल्कि जो होल्डिंग कंपनी पे, जो सब्सिडरी कंपनी पे, एसोसिएट कंपनी पे, जॉइंट वेंचर कंपनी पे लग रहे हैं वो भी पता लगाने हैं। प्लस में वो किस पे डिपेंड करता है, डाइवर्स ऑपरेशंस पे, कहां कहां तक फैले हुए हैं। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट विल वेरी फ्रॉम ऑपरेशन टू ऑपरेशन, बता चुका हूं, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द ऑपरेशन। लोकेशन, सही बात है सर, लोकेशन असम में है, कहां ट्राइबल एरियाज में है, डिफरेंट ऑपरेशंस, एंड आल्सो बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल लीगल इंस्ट्रूमेंट। लीगल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एप्लीकेबल लीगल लॉ, या फिर हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट में हमने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है उसमें कोई डिफरेंट लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, कोई फॉरेन इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, फॉरेन लॉज एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसकी बात की जा रही है, उस वो किस सेक्शन के अंदर एप्लीकेबल हो रहे हैं, ऊपर सारा कवर हो चुका है। फिर ये वही चीज बोल रहे हैं, यहाँ अलग लाइन भी आप बना सकते हो, डाइवर्स ऑपरेशन और डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये सबसे मेन है, कितना हद तक आपका व्यापार फैला हुआ है और कहां कहां फैला हुआ है, यही एक मेन होता है जो क्रिएट करता है कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लायंसेस में। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको पहचानना और डीलिंग करना, ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है सर, ना कि सिर्फ ये कि आपने एक बार कंपनी लॉ पढ़ के बैठ गए, उसको अपडेट रखना भी जरूरी है। अमेंडमेंट जो भी लॉज के अंदर आई है, रेगुलेशंस के अंदर आई है, उन सारी चीजों को भी अपडेट रखना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है एप्लीकेबल लॉज के साथ साथ। तो उन सारे चेंजेस को भी अप टू डेट, मैंने एक वर्ड यूज किया था लास्ट चैप्टर में, एब्रेस्ट, मतलब अप टू डेट, गोइंगली अप टू डेट, है ना। तो उम्मीद है सबने ये वाला टॉपिक भी अच्छे से किया होगा। 2 हेडिंग हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट, और इसी चीज के लिए बोला गया, जैसे सैबी है, एमसीए है, वो अपने सर्कुलर्स, डायरेक्शंस, गाइडलाइंस, डिफिकल्टी रिमूवल्स, ये चीज लाता रहता है, जो हेल्प करती है हम आइडेंटिफाई करने में और ये पता लगाने में कि हाँ सर हमने सारे लॉज को कंप्लाई किया है। देखो, सम रेगुलेशंस, डिफिकल्टी रूल्स व्हिच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड फिगर आउट द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। उम्मीद है सबने 2 हेडिंग की होंगी। प्लीज 1 मिनट के लिए इसको रीड कर लो, 1 मिनट के लिए रीड कर लो, इतने में पानी पी रहा हूं, इतना आप इसको रीड कर लो। इंपैक्ट ऑफ ग्रीन कलर, एक्चुअली जो पीछे बैकग्राउंड होता है ना, सारा क्रोमा होता है, मतलब मेरे पीछे बैकग्राउंड में सिर्फ एक ग्रीन कलर का कर्टेन होता है और जो भी हम बैकग्राउंड चाहते हैं वो सारा हो जाता है। अब ये ग्रीन कलर ना, जो भी हम ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाता है। अब ये बोतल का कलर भी ना ग्रीन है, और ये देख लो आपके सामने ना आ नहीं रही है, देखो। चलो, उम्मीद है सबने देख लिया होगा। लास्ट हेडिंग ऑफ द डे, प्रिपेयर करना मास्टर। सर इसको ना आईसीएसआई ने 5 पार्ट में डिवाइड किया। लाइक चेकलिस्ट अभी हमने पढ़ा था, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बना देना कि सर किस काम को कैसे करना है, इससे कहीं हद तक हेल्प करेगा एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की नॉन कंप्लायंसेस से बचने के लिए, और ऑडिट टीम की कि आपने प्रॉपर टाइम टू टाइम आपने सारे कंप्लायंसेस किए हैं, फ्यूचर में आपसे कोई भी गलती ना हो। तो मेनली एक चीज बोली जाती है, ऑडिट इज नॉट जस्ट लाइक कलेक्ट कर लिया डेविडेंस को या डेटा को एंड देन उसको चेक बॉक्स में डाल के बस देख के छोड़ दिया। ऑडिट अपने आप में बस इस लेवल तक सीमित नहीं। ऑडिट को ना बोला जाता है, ऑडिट इज लाइक अ पोस्टमार्टम एनालिसिस। वो ट्रांजैक्शन आपने पास्ट में कर ली है, अब उन गड़े मुर्दों को उखाड़ना इज अ पोस्टमार्टम एनालिसिस। जो काम हो चुका, जो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो चुकी हैं, उनकी बाल की खाल उतारना, उनकी कमियों को देखना
और उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना, स्क्रूटनी करना एंड देन फाइनल ऑडिट रिपोर्ट देना, दैट्स कॉल्ड द ऑडिट। तो सिर्फ मेयर डाटा लेना और उसको चेक बॉक्स में डालकर आपको दे देना इज नॉट जस्ट अ ऑडिट, वो ऑडिट की क्वालिटी को घटाता है। तो वो क्या है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी को चेक करना, डेटा और एविडेंसेस को कलेक्ट करना ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट, एग्जीक्यूट करते टाइम पे जो भी डेटा है उनको कलेक्ट करना, शैल बी इंडिपेंडेंटली रिव्यूड, और उसको रिव्यू करना मतलब एसेस करना ऑडिटर का काम है, एंड देन सबमिट करना अपनी ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिटर का काम है शेयर होल्डर तक, ना कि सिर्फ लेके और उस डेटा को उठा के डाल देना काम नहीं है, उसको अपने व्यूज भी देना, ओपिनियन भी देना काम है। अनलेस अगर ऑडिटर ऐसा नहीं करता, उसको ऊपर अपने इंडिपेंडेंट व्यू नहीं देता, तो उसको जो ऑब्जेक्टिव है वो उसका क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव से ही हम भटक जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव से ही हम डाइवर्स हो जाएंगे। Unless the auditor independently review the facts and data, the auditor is not able to give his independent opinion. तो वही चीज बोली गई, the truth is that, सच्चाई ये है, कलेक्ट करना डाटा और चेकिंग द बॉक्स इज जस्ट नॉट गुड एनफ, ये अपने आप में सही नहीं है। देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल चार्ट, देखो ध्यान से सुनो, देयर में द मेयर, अगर हम सिर्फ कंट्रोल चार्ट बना के छोड़ दे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे करना है और इस डिपार्टमेंट को ये करना है, डज इट इंश्योर द कंप्लायंस, ये अपने आप में इंश्योर नहीं करता कि आपने कंप्लायंस कर दिए। भाई कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है कंप्लायंसेस को देख के चलना, और सिर्फ बना के छोड़ देना ऑन पेपर अपने आप में कंप्लायंसेस को नहीं बोलता। जरूरी है सस्टेन्ड करके, इक्वेट टू सस्टेन, मतलब ये अपने आप में बराबरी करना, उस लेवल तक को सस्टेन करके चलना भी जरूरी है। उन एरियाज में सिग्निफिकेंट प्रोसेस को इंप्रूव करना, कंप्लीट करना ऑडिट को बहुत जरूरी है। तो सिर्फ बना के डाल देना अपने आप में जरूरी नहीं है, उसको सस्टेन करना भी जरूरी है। तो इन जनरल एन ऑडिट चेकलिस्ट, जो बोली गई ऑडिट चेकलिस्ट कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर सिग्निफिकेंस। सर प्लीज पांचों हेडिंग पढ़ने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं पांचों हेडिंग का। ओवरव्यू का मतलब है बस हेडिंग का नाम नाम। सर फर्स्ट हेडिंग बोलती है एंटिटी के ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंटिटी के क्या ऑपरेशंस हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नेचर है वो पता होना चाहिए। लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर, केएमपी कौन कौन है, प्रोडक्ट क्या बनाती है, लोकेशन कहां कहां है, कौन कौन से लो लगते हैं, एमओए के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, प्रोमोटर्स कौन कौन है, डायरेक्टर्स कौन कौन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, एंटिटी के ऑपरेशंस और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना। सर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होगी उसके बारे में पता लगाना जरूरी है। और ये हमें कौन बोलता है, हमारा मास्टर चेकलिस्ट में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी इसके बारे में पता लगाना जरूरी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज लाइक जो हम ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, बोर्ड रिपोर्ट देते हैं, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली वेबसाइट रिपोर्ट देते हैं, एनुअल रिटर्न देते हैं, फाइनेंशियल एओसी 4 देते हैं, तो वो जो हम सारी कुछ देते हैं दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट क्यों जरूरी है, देखो ध्यान से सुन ले, दो हेडिंग में रीड नहीं करवाऊंगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट क्यों जरूरी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइनेंशियल ऑडिट के लिए जरूरी है। मेन फोकस फाइनेंशियल ऑडिट का, फाइनेंशियल ऑडिट का, स्टैट्यूटरी ऑडिट का फाइनेंस रिपोर्ट के ऊपर रहता है। फाइनेंस ऑडिट का मेन फोकस रहता है कि सर ऑडिट पॉलिसीज क्या हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं, और मेनली ऑडिट टीम जो है वो फैमिलराइज होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम देते हैं उनके फॉर्मेट को लेके, कोई चेंजेस आए हैं उनको लेके, क्या जरूरत है उनको लेके, और ऑडिट टीम को किस चीज का ध्यान देना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते टाइम पे। लास्ट जो हमने ऑडिट रिपोर्ट की थी उसके अंदर कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरियाज क्या क्या फॉलो किए गए थे, लो रेगुलेशंस क्या लग रही थे, अकाउंटिंग पॉलिसीज, रूल्स क्या फॉलो किए गए थे, स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो किए गए थे, उनसे लेके, और आज कोई चेंज तो नहीं आया, मेजर चेंज आया, कितना चेंज आया वो देखना। देन न्यू हेड्स, कोई अकाउंट का नया हेड तो राइज नहीं हो गया है, तो उन सारी चीजों को देखना ही अपने आप में मेनली क्या बोला गया है। देखो इधर देख लो, ये पहले वाला बोल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द फोकस ऑफ द फाइनेंशियल ऑडिट, बोल दिया। फॉर्मेट के बारे में पता लगाना, क्या जरूरत है वो देखना। देखो जनरली चेकलिस्ट कवर करते हैं फाइनेंशियल ऑडिट की। चेंज इन लॉज, जो चेंज हुआ है कहां से, लॉ में, रेगुलेशंस में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, रूल्स में, अकाउंटिंग पॉलिसीज में, सिंस द लास्ट ऑडिट। न्यू हेड्स तो कोई नहीं आ गया है सिंस द लास्ट ऑडिट। चेंजेस इन द फॉर्मेट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट्स, बनाने के फॉर्मेट में तो कोई चेंज नहीं आ गया है। एनी सच आइटम्स विच रिक्वायर्स एक्सरसाइजिंग ऑफ जजमेंट और एस्टिमेशन, वो सारे सेक्शन, वो सारी चीजें जिनके लिए हमें जजमेंट देने की जरूरत है, प्रोफेशनल जजमेंट, उन सारे मैटर्स को हमने बोला गया फाइनेंशियल ऑडिट में। अब नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यहां तक तो फाइनेंशियल, अब बोला गया नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से रिपोर्टिंग करना, डिस्क्लोजर देना है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। इसके लिए जरूरी है सारे लॉज के अंदर जो नो, जैसे टेक ओवर है, वट एवर द लॉ, ऑडिट टीम को जरूरी है उन सारे डिटेल्ड रिक्वायरमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज और रेगुलेशंस के अंदर दी जाते हैं उन सब के बारे में पता लगाना जरूरी है, उन प्रोसीजर्स को फॉलो करना
जरूरी है। तो ऑडिटर शुड चेक द लिमिट, इस चीज के लिए क्या करेगा, नॉन फाइनेंशियल के लिए कोई लिमिट तो नहीं लग रही है जिसके लिए हम स्मॉल कंपनी से बिग कंपनी बन जाएंगे। एलिजिबिलिटी को चेक करना, कोई क्राइटेरिया को चेक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को समझने के लिए जरूरी। तो पहली हेडिंग क्या थी हमारी सर, 5 हेडिंग होंगी इसके अंदर जो डिवाइड किया गया, एंटिटी, ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइज। सेकेंड हेडिंग क्या बोली सर, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। थर्ड हेडिंग क्या बोल दी सर आपने, लीगल एंड रेगुलेटरी। सर ये वाला नहीं बता रहा हूं मैं आपको, बस एक लाइन में खत्म कर दूं, जोन जोन से लॉज, जोन जोन से रेगुलेशंस, रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं उन सब के बारे में पता लगाना। और वो किस चीज पे डिपेंड करता है, जिस लोकेशन में आप हो, नेचर पे ऑर्गेनाइजेशन के, स्टेटस पे ऑर्गेनाइजेशन के, साइज पे ऑर्गेनाइजेशन के, और लोकेशन आप कहाँ हो, जियोग्राफिकल लोकेशन, एरिया क्या कर रहे हो, बिजनेस एक्टिविटीज क्या परफॉर्म कर रहे हो, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लोकल लॉ, सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉज जो भी हैं उन सब पे डिपेंड करता है, उन सब के बारे में पता होना जरूरी है, और उनके बारे में डिटेल्ड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का होना जरूरी है। मैं नहीं बता रहा हूँ सेक्शंस कौन कौन से फॉलो हो रहे हैं उनके बारे में, तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ सर। फोर्थ पॉइंट बोला जा रहा है, ध्यान से सुनो, मैटर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक। वो सारे मैटर जहां शेयर होल्डर का हित जुड़ा है और जहां पब्लिक का हित जुड़ा है, उन सारे मैटर्स को हमें क्या करना है, उन सारे मैटर्स को भी इस चेकलिस्ट का पॉइंट बनाना है। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो होती हैं, कंपनी की एक्टिविटीज तो होती हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह तो देखो इंप्लाइड है। तो पब्लिक इंटरेस्ट और किन पे जुड़ा होता है, पब्लिक डिपॉजिट, एडवांस एंड लोन्स, डिविडेंड, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट, तो इन पॉइंट्स के ऊपर जनरली जुड़ा है। देखो जरा ध्यान दो, देखो एक्सटेंट ऑफ द, किस लेवल तक शेयर होल्डर का और पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा है कंपनी में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द फैक्टर विच माइट इंडिकेट सच इंटरेस्ट इंक्लूड्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इंडिकेट करते हैं कि सर इंटरेस्ट जुड़ा है। पब्लिक डिपॉजिट, हाईलाइट, लोन एंड एडवांसेस, कोमा, डिविडेंड, या कोमा लगा लेना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एसएसआई, सेक्शन 151 पता है कंपनीज एक्ट में, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट, हाई लेवल ऑफ कमेंट इन मीडिया एक्सेट्रा, क्या क्या दिए जा रहे हैं वो सारी चीज। सर 4 हेडिंग हमारी हुई कंप्लीट। सर 5th हेडिंग और बता दो, अब तो लास्ट हेडिंग आ गई, रिव्यू ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट। सर इसका मतलब क्या होगा रिव्यू ऑफ कंट्रोल। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस वेरियस कंट्रोल्स होते हैं, वेरियस वेरियस इंटरनल कंट्रोल्स हैं, तो उन सारे कंट्रोल्स एनवायरमेंट को रिव्यू करना। सर बेसिकली कंट्रोल एनवायरमेंट का मतलब क्या है, कंडीशंस, उन सारी कंडीशंस को बारे में पता लगाना जो एक एंटिटी को बेसिकली जब डिजाइन करती है एंटिटी, उसको प्रिपेयर करती है एंटिटी, इंप्लीमेंट करती है एंटिटी, फंक्शंस जो भी बेस्ड होते हैं, एक ऑडिट टीम को बेसिकली, हाँ मैं आपको ना थोड़ा सा रीड करवाता हूं। द कंट्रोल एनवायरमेंट कंप्राइजेस द कंडीशंस, हाईलाइट द वर्ड कंडीशंस, जो वेरियस प्रोसेस ऑफ द अंडर विच द वेरियस प्रोसेस ऑफ द एंटिटी आर डिजाइन, वो सारी कंडीशन जिनको माइंड में रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन के एंटिटी के डिजाइन किए जाते हैं, वेरियस वेरियस प्रोसेस इंप्लीमेंट किए जाते हैं, और वो फंक्शंस जिनके ऊपर बेस्ड होते हैं उन सारी कंडीशंस को, ऑन दैट द ऑडिट टीम शुड सीक टू अराइव एट ए कंक्लूजन। उन सारी चीजों को माइंड में रखे, उन कंडीशंस को जिनके बेस पे एक ऑडिट टीम एक कंक्लूजन तक पहुंचती है, वेदर द कंट्रोल एनवायरमेंट इज रिलायबल, जो कंपनी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल एनवायरमेंट है वो रिलायबल है, वो जस्टिफाइबल है, वो रीजनेबल है इन अकॉर्डेंस विद द साइज एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। और क्या बोला गया, देखो इसको पढ़ते रहना, इस वाले को ना थोड़ा सा क्रैम करने वाली चीज है। उन सारी एप्लीकेशन सिस्टम्स को और कंट्रोल्स को चेक करना और समझना, उसको अंडरस्टैंड करना कंट्रोल एनवायरमेंट को, ये अपना में एक फंडामेंटल डाउट है जिसको हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसको ना क्रैम कर लेना यार इस वाले पॉइंट को, मतलब ठीक है।
अब वही चीज बोली गई, चेकलिस्ट शैल कंटेन, इस वाले पॉइंट पर चेकलिस्ट बनाई जाएगी, चेक पॉइंट्स रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट चेक कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिलॉसफी क्या है, ऑपरेशन करने का स्टाइल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कमिटमेंट लेवल कैसा है मैनेजमेंट का कंपनी का, एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स रिपोर्टिंग, इन सारी चीजों के बारे में देखो, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, फिलॉसफी, ऑपरेशनल स्टाइल, कमिटमेंट, एक्यूरेट डिस्क्लोजर्स, रिपोर्टिंग, इन सारी चीजों के बारे में बेसिकली बताना, ये हमारा इसके बारे में चेकलिस्ट बनाएंगे इन सारे पॉइंट्स। देखो पहले चीज, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड कल्चर क्या है, काम करने का तरीका, कल्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट कमिटमेंट, मैनेजमेंट का लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या है डिजाइन बनाने में, मेंटेन करने में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, थोड़ा सा क्रैम कर लो इस वाले पॉइंट को प्लीज। और अगले में बोला गया यही चीज, हाईलाइट द वर्ड एबिलिटी। देखो मैनेजमेंट की कमिटमेंट था, मैनेजमेंट की एबिलिटी किस चीज के लिए, कंट्रोल द ऑपरेशंस, क्या क्या सर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, मेथड कैसे हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एसेस करनी है, किसकी क्या असाइन करने का मेथड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सुपरवाइज और मॉनिटर करने का तरीका, सीनियर मैनेजमेंट और कंट्रोल। तो इन सारी चीजों का लास्ट वाला पॉइंट मैं मानता हूं थोड़ा सा आप लोगों को रीड करना होगा, थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा है, तो इन सारे चीजों के बारे में डिटेल करना हमारा इस बेसिकली इसका पार्ट होगा। कि आज हमने अपने प्लान के अकॉर्डिंगली तीनों हेडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।